जी अस्सलाम वालेकुम टू साइंटिफिक कम्युनिटी। आई होप सो यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और ये सेशन इंपॉर्टेंट भी है और साथ साथ मुख्तलिफ भी है, क्योंकि हम हमेशा साइंटिफिक स्किल्स की बात करते हैं। हम उन स्किल्स की बात करते हैं जो बीइंग अ रिसर्चर आपकी लाइफ में आपको हेल्पफुल हैं, और उसी के ऊपर हमारा कॉन्टेंट होता है और उसी के हवाले से हम मुख्तलिफ गेस्ट को अपने इस प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं। Being a science student and being a student of natural sciences specifically, या किसी भी फील्ड के स्टूडेंट्स हैं आप, और आप इन emerging skills को अडॉप्ट करना चाहते हैं जो कि आपको एक हैंडसम इनकम की सोर्स की तरफ लेके जाएं, या आपका एक साइड सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बने, उस हवाले से डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे स्किल रिक्वायर्ड हैं जो कि हो सकता है आपके फील्ड ऑफ स्टडी से ना हो, लेकिन ऐसे स्किल जरूर हों जो आपके इंटरेस्ट के हों और आपने उनको अभी तक एक्सप्लोर ना किया हो, या हो सकता है कि आप उनमें मास्टर हों लेकिन आपको ये ना पता हो कि आपने उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उनको अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। इस हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं समझती हूँ कि बीइंग अ स्टूडेंट इन रिसर्च और बीइंग अ स्टूडेंट, आप जो ऐसा स्किल है जिसके ऊपर आप डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, वो पढ़ना है और पढ़ के इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट करना है और फिर उसको अपने अल्फाज में लिखना है। और ये एक ऐसा स्किल है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत डिमांड है। इस हवाले से आप स्किल को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं और किस तरह से, वो कौन लोग हैं जो आपको ये सब करने में हेल्प कर सकते हैं, वो कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो सही मानों में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हैं। आई ऑलवेज बीन इन सर्च ऑफ देम, और उस हवाले से मुझे जो भी लोग मिलते हैं जो मुझे लगता है कि वो आपसे बहुत ज्यादा रिलेटेबल हैं और आपको उनसे सीखते हुए और उनकी बात को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा और बड़ी आसानी से आप उनसे सीख सकेंगे, उनको मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर लेके आती हूँ। इसी तरह की हमारी आज की गेस्ट हैं जिनका नाम तैयबा अनवर है। शी इज द यंगेस्ट गेस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, लेकिन माशाल्लाह उनका स्किल ऐसा है और उनकी स्टोरी ऐसी है कि उनकी मोटिवेशन के लिए और आप लोगों की मोटिवेशन के लिए उसको इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करना बहुत जरूरी था, ताकि आप लोगों को वो जो एक छोटा सा हर्डल नजर आता है कि पता नहीं हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस हवाले से आपको एक एनकरेजमेंट मिले और आप जो है वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। विल वेलकम तैयबा ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और तैयबा क्या करती हैं, उनकी क्या लाइफ स्टोरी है, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, और वो अपनी जो स्किल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कंटेंट राइटिंग कहेंगे, आई वांट टू रिवील दैट स्किल, वो स्किल से अब तक कितना कमा चुकी हैं, उसको अडॉप्ट करने में उनको कितना टाइम लगा, इस सारे के बारे में हम तैयबा से पूछेंगे। तो वेलकम तैयबा। मैं कहूंगी कि आप अपनी स्टोरी को अच्छे से बयान करें। कंटेंट राइटिंग सीखना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और इसमें क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, और आपकी इस हवाले से क्या लर्निंग्स रही हैं, उसको मैं चाहूंगी कि आप ऑडियंस को बताएं जो कि स्टूडेंट हैं, आपकी एज के ही हैं, और वो समझते हैं, और आपकी आपकी सक्सेस स्टोरी को जान के उनको ये लगेगा कि वो भी ये काम कर सकते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रिजवाना फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगी थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता के, देन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने सीखा कैसे, ठीक है, देन कि उसको पॉलिश कैसे किया, क्लाइंट्स कैसे लेके गए, एडवांस पे मैं कैसे आई, और क्या मिस्टेक्स थी जो मैंने की और जो मेरे बहनों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में थी और कोविड का जमाना था, तो हमारे पेपर्स ब्लॉक हो गए थे, नहीं हो रहे थे पेपर्स, तो बहुत ज्यादा फारिश थी। तो ऐसी स्क्रॉलिंग चलती रहती थी। तो फिर अचानक से जो है यूट्यूब पे मेरे पास खलीलुल्लाह खान है, एक यूट्यूबर है, एक बहुत अच्छे फ्रीलांसर है, कंटेंट राइटर है, टॉप रेटेड प्लस अपवर्क पे जो है उनकी एजेंसी है। उनकी वीडियोस थी स्टार्टिंग के, वो भी स्टार्ट करे थे वीडियोस बनाना, तो आई वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने उनकी वीडियोस देखी, उनको लर्न किया, और उनको बकायदा मैं ईमेल्स करती थी, अब आप नेक्स्ट जल्दी से लेकर आए, नए नेक्स्ट जो है आप वीडियोस लेकर आए, वीडियोस अपलोड करें। तो उनका बकायदा मेरे पास रिप्लाई आता था कि हाँ मैं डाल रहा हूँ, नई नई वीडियोस डाल रहा हूँ। तो उन्होंने अपना कोर्स लॉन्च किया। अच्छा, जो उनका फ्री मटेरियल था वो इनफ था मुझे समझने में कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है और जो है फ्रीलांसिंग होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चे जो होते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, वो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो उनको बता दिया जाता है कंटेंट राइटिंग कर लो या कॉपी राइटिंग कर लो या ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो। तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हमें अपनी स्किल ही नहीं पता होती। मैं एज अ कंटेंट राइटर परफेक्ट हूँ, मैंने आइडेंटिफाई किया है थोड़ा अपने आप को, मतलब चेक एंड बैलेंस रख के। अगर मैं यही काम ग्राफिक डिजाइनिंग में करूंगी या मैं अमेजोन में जाऊंगी, मैं नहीं कर सकती। तो हमें वाली बात एक्सेप्ट करनी है कि हर चीज हमारे बस की नहीं है, हमें अपनी इंटरेस्ट हमें खुद से जो है निकालना पड़ेगा, खुद से ढूंढना पड़ेगा। तो ये कैसे करना है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो मैंने उनको, जब मैं उनकी वीडियोस देख रही थी तो मुझे ख्याल आया कि यार मैं जो बचपन से एक अच्छा लिखती भी आई हूँ, और मेरी बचपन से मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि मेरी पब्लिश होती थी स्टोरीज जो है इंटरनेशनल मैगजीन्स में। तो मुझे उस वक्त था कि यार ये जो चीज हो रहा है ये मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर इस तरह के मैं ब्लॉग पोस्ट लिखता हूँ और मैं डॉलर्स में चार्ज कर सकता हूँ, तो मैं फ्री पब्लिश करवा रही हूँ अपनी ब्लॉग्स, अपने आर्ट, तो वाई नॉट मैं जो हूँ यही काम करूँ और मैं क्यों ना अर्न करूँ। मैंने समझ लिया कि यार कंटेंट राइटिंग मैं कर सकती हूँ, तो मैं मुझे करनी है। बहुत ज्यादा डीप किया खरीदा कि सारा जो उनकी प्लेलिस्ट थी वो मैंने उनकी पूरी देखी, खरीद की। देन उसी टाइम पे उन्होंने जो है ना अपना कोर्स लॉन्च कर दिया, CWC कंटेंट राइटिंग कैटलिस्ट। तो उस वक्त उनकी फीस थी 6000, और यकीन करें मैं फर्स्ट टाइम में थी तो मेरे पास मैट्रिक की स्कॉलरशिप आई थी। तो मैंने सोचा हुआ था कि आई एम गोइंग टू बाय ड्रेसेस और मैं आईफोन लेने वाली, और जो हूँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेने वाली हूँ, जो एक लड़की को ख्वाहिश होती है, मेकअप लेना है और अच्छी से ड्रेसेस लेने, जगहों पे घूमने जाना है क्योंकि स्कॉलरशिप मिली है। बट एट दैट आई डोंट नो मुझ में इतनी मेच्योरिटी कैसे आ गई। मैंने कहा नो, मुझे स्कॉलरशिप इधर इन्वेस्ट करनी है। मुझे पता नहीं, उन्होंने एक बात कही थी कि जो पैसे हैं मैं इसको डबल, इसको मैं ट्रिपल कर दूंगा। तो मैंने कहा वाई नॉट, ट्राई करते हैं, थोड़ी सी ट्राई करते हैं। अपनी मम्मा से डिस्कस किया मैंने, तो उन्होंने कहा देख लो तुम्हारे पैसे हैं, जहाँ तुम लगाना चाहती हो करो। तो हमने इन्वेस्ट कर लिया, उनका कोर्स किया। कोर्स बहुत फर्स्ट क्लास था, बहुत मुझे सीखने को मिला, और जो जो उन्होंने कहा मैं वैसा वैसा करती गई। तो अपवर्क पे मुझे उसी दिन या सेकंड डे जो है मुझे क्लाइंट मिल गए थे। हमने काम किया, अच्छा मेरा वर्क पे रहा। सेकंड डे मुझे क्लाइंट मिल गया था, 5 स्टार रेटिंग थी। बट हाँ, क्योंकि मैं उस वक्त 18 की भी नहीं हुई थी, हाँ 18 की भी नहीं हुई थी, तो मुझे जो ना उस टाइम पे ये था कि मेरा दिमाग में प्रोफेशनलिज्म नहीं बैठ रहा था। ये कुछ चीज ऐसी थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी। वो चीज थी कि मेरा अपवर्क पे अकाउंट जो है वो बार बार जो ना मेरा बैन हो रहा था कि आप जो है ना नहीं समझ में आ रहा। इवन मैं राइजिंग टैलेंट बनी, मेरे टॉप रेटेड जो है वीक्स होते हैं वो स्टार्ट हो गए थे, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या क्राइटेरिया है या कैसे इस प्लेटफॉर्म को मैनेज करना है। तो यहाँ पे मेरा हो गया था अपवर्क पे काम करना बिल्कुल खत्म। लाइक मैं बिल्कुल डिसहार्टेंड हो गई थी, नेगेटिव व्यूज आने लग गए थे ये वो। लेकिन उससे मुझे वाली बात थी कि मैं साथ साथ लिंक्डइन पे थी। मुझे था कि मैं अच्छा बोल सकती हूँ, अच्छा मैं लोगों को जो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, अच्छी स्टोरी कर सकती हूँ। तो जो जो मेरे साथ होता रहता था मैं लिंक्डइन पे बताती रहती थी। और उस टाइम पे मैं शेयर नहीं करती थी, मैं लोगों से इन्फॉर्मेशन लेती थी कि आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें। उस वक्त मैं टेकर्स में थी कि मैं, मुझे कोई सिखा दे, मुझे मेरी कंफ्यूजन क्लियर कर ले। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हेल्प की। समहाउ लिंक्डइन से मुझे क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए। तो टोटली जो मैंने देखा कि मैं जो अपवर्क से अर्निंग कर सकती हूँ, मैं डायरेक्ट लिंक्डइन से कर सकती हूँ। मैंने वहां पे डिसाइड कर लिया कि जो है मैं जो हूँ टोटल एक इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर बनूंगी। मैं किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करने वाली, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करने के, मुझे हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमें प्लेटफॉर्म्स पे कितने हद तक काम करना चाहिए। तो बस यहाँ तक है कि लिंक्डइन पे मैंने जो है एक इंडिपेंडेंट फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, और वहां से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स मिले, इंटरनेशनल मिले और लोकल भी मिले। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं लोकल पे काम नहीं करी, लोकल क्लाइंट्स के साथ भी काम किया, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम किया, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। तो एक थोड़ी सी स्टोरी थी, कहाँ से सीखी कहाँ से नहीं सीखी। अब मैं बताना चाहूंगी कि कितना टाइम लगता है। मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि 1 महीना हो गया सीख लिया, क्लाइंट से मिल रहा है, 2 महीना हो गया सीख लिया, क्लाइंट से मिले। मैं आपको बताती हूँ, जब कोविड में स्टार्ट किया था मैंने सीखना, और जो मुझे लाइक हैवी ऑर्डर्स मिले या हैवी क्लाइंट्स मिले $100 से अबव, वो मुझे अब जाके मिले 2022 में। लाइक मुझे 2019 में कोविड आया था, तो मुझे तकरीबन 2 साल लगे हैं इस स्केल पे आने के लिए। तो अगर हम कंटेंट राइटिंग की बात करें, तो कंटेंट राइटिंग पे आप जितनी अच्छी स्किल में होगे, आपको जितना अच्छा बात करना आएगा, जितना अच्छा क्लाइंट से कम्युनिकेशन करना आएगी, निगोशिएट करना आएगा, आप उतना अच्छा स्केलिंग करते हैं। तो टाइम लगता है हर चीज में, 6 मंथ्स टू अब। अगर मैं कहूँ कि 6 महीने में आप सीख भी सकते हो, आप अर्निंग भी कर सकते हो, और आप एक इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर भी बन सकते हो, तो आई एम रियली सॉरी, ऐसा हो नहीं सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैंने देखा है कि भाई कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं, बट वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता। अगर हम लॉन्ग अर्न चाहते हैं, लॉन्ग रन चाहते हैं कि भाई मैं 10 साल तक 15 साल तक मैं फिनांसिंग में रहूं, तो मुझे यहीं से एफर्ट्स पुट करनी होंगी। जितना हम देंगे उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। तो फिनांसिंग सीखने के लिए कोई भी स्किल हो, इधर इट इज कंटेंट राइटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एनिमेशन, वी नीड टू पुट आवर एफर्ट्स एंड टाइम। ठीक है, एक बात ये हो गई। सेकेंडली ये बात आई थी कि जो है हम स्केल कैसे करें, हम सीखे कैसे। मैं जो यहाँ पे कुछ जो है मैंने ना नाम निकाल के रखे थे।
जिनको मैं अभी तक फॉलो करती हूँ, जिनके कंटेंट मैं अभी तक जो है सीखती हूँ, पढ़ती हूँ, या जब भी मुझे कोई भी मैं लिख रही होती हूँ या कोई भी मैं रिसर्च कर रही हूँ या मैं कोई भी मुझे इशू आ रहा है, तो मैं उनके हैंडल्स पे जाती हूँ, उनका लिंक्डइन अकाउंट फॉलो किया हुआ है, उनकी ईमेल्स रीड की हुई है, मुझे वहां से सब कुछ मिल जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो रिसोर्सेज चाहते हैं कि हम सीखें कहाँ से, वो इनको जो है ना अपने पास नोट डाउन कर लें और इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये अपनी फील्ड में 8 फिगर्स तक अर्न कर रहे हैं, अपनी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी चला रहे हैं और लोकली नहीं, यूएस में बैठ के और इंडिपेंडेंटली चला रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग जो है ना इनकी जो है नोट कर लें, इनके नेम, और इनकी आप लोगों ने ईमेल्स लाजमी पढ़नी है, इनके इंस्टाग्राम पे लाजमी जाके एक दफा चेक ऑन करना है, इनके लिंक्डइन को बिल्कुल घोल के पी लेना है। मैं तो कहती हूँ एक एक पोस्ट सीखनी है, एक एक पोस्ट की लर्निंग करनी है। तो इनमें सबसे पहले जो मेरे पास है जस्टिन वेल्च, नील पाटिल, निकोलास पोल, चेस डायमंड, सहेली चटर्जी, श्रेया पटर, खलीलुल्लाह खान, विद्या भालन, टिकी बुश, ल्यूक मैथ्यूज। आप इनकी मुझे दे दीजिएगा डिटेल्स, तो इनकी सारी सर्च करके इनके लिंक्डइन हैंडल्स के साथ आई विल पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन। तो फिर वहीं से जो हमारी, या मैं उसको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी, तो फिर जितनी भी ऑडियंस होगी दे विल फाइंड इट इन द पोस्ट जहां पर हमारा ये सेशन चल रहा होगा। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को रिसोर्सेज बताई थी जहाँ से आप सीख सकते हैं, और सीखना ये है कि अपडेट कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग ऐसा नहीं है कि मुझे एक टॉपिक मिला मैं लिख कर दे दिया, बिल्कुल नहीं। मैं कहती हूँ राइटिंग एक बिल्कुल लास्ट स्टेप है। सबसे पहले आपने जो आपको क्लाइंट ने कहा आपने वो समझना है, ठीक है। उसके बाद आपने उस पर रिसर्च करनी है, ठीक है। उसके बाद आप ड्राफ्ट तैयार करते हो। आप पहले जितना अच्छा रीडिंग करोगे, जितना अच्छा उस पर क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, आप उतना अच्छा लिख सकते हो। तो रिसर्च बहुत ज्यादा मैटर करती है। पहले मुझे लगता था मैं 20 मिनट्स मैंने इस टॉपिक पे दे दिए, मैं अच्छा लिख लेती हूँ। अब लिटरली अगर मुझे 500 ब्लॉग भी लिखना होता है तो मुझे 1 आवर 2 आवर्स लगते हैं उस टॉपिक पे अच्छे से मटेरियल तैयार करने में। सिर्फ रिसर्च करने में, लिखना एक अलग बात है। तो राइटिंग इज द लास्ट पार्ट। पहले आपने अंडरस्टैंड करना टॉपिक। अब टॉपिक हम अंडरस्टैंड करेंगे क्लाइंट से सवाल पूछ पूछ के। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, मुझे भी लगती थी कि अगर मैं क्लाइंट से सवाल पूछूंगी, क्लाइंट समझेगा कि इसको कुछ नहीं आता, ये मुझसे क्यों पूछ रही है, ठीक है। या क्लाइंट समझेगा कि मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा, मेरा टाइम ले गया, इस बच्चे को अभी नहीं पता है, इस फ्रीलांसर को अभी नहीं पता, तो वो कंसिडर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। क्लाइंट से अगर हम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं तो ये लेट एंड गो वाला काम होता है। या तो वो आपको बहुत अच्छा समझेगा, या तो बिल्कुल ही आपको नहीं समझेगा कि इसको कुछ नहीं आता। तो बिल्कुल भी लेम सवाल नहीं पूछने होते हैं। ऐसे पूछने होते हैं कि हम उसके पेन पॉइंट्स को टारगेट करें, जो वो चाह रहे हैं उसी को रिपीट करके कंफर्म करते हैं कि डू यू वांट दिस, डू यू वांट दिस, आर यू श्योर यू डू यू वांट दिस। तो इस तरह हम पूछते रहते हैं, वो हमें जवाब देता रहता है। क्लाइंट से जितने अच्छे तरीके से हम बात करेंगे, जितना अच्छा हम उससे अपना कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर लेंगे, उतना अच्छा हमारे पास जो है क्लियर कॉन्सेप्ट बन जाता है, उतनी अच्छी हमारे पास ओपन विंडो खुल जाती है कि भाई इतना अच्छा हमें आर्टिकल लिखना है। हमने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली, क्लियर कर ली अपने कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम गूगल पे जाके हम उस टॉपिक को लिखते हैं, और हम जितना, मैं कहती हूँ जितना पॉसिबल हो उस टॉपिक पे रीडिंग करें। जितनी भी टॉप ब्लॉग पोस्ट आ रही है, टॉप आर्टिकल्स आ रहे हैं, 6 5 6, मैं अभी 5 और 6 जो है ना ब्लॉग्स को मैं रीड करती हूँ कोई भी अपने लिखने से पहले। उनको रीड करें, उनके लिए उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने पास कॉपी पेस्ट करके गूगल डॉक्स पे पेस्ट कर दें, जो आपको इम्पोर्टेंट लगना है, जो आपने अपने ब्लॉग में डालना है, ठीक है। मतलब रीडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, उस टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। हमने जो है उसको अच्छे से अपने पास रीड कर लिया, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया। इन द लास्ट मैं एक दफा किया था और उसके बाद से मुझे लगा कि यार ये कर लेना चाहिए। मैंने एक आर्टिकल लिखा था जर्मन शेफर्ड पे, तो वो जो है ब्लॉग को जो है रैंक हुई थी गूगल पे। तो उसके पीछे मैंने काम किया था। मैंने जब रीडिंग कर ली, बहुत सारी ब्लॉग पोस्ट रीड कर ली, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी उसके ऊपर। जितना अच्छा मुझे पता नहीं क्या शौक रहा था, मैंने कहा यार मुझे अच्छा एंजॉय कर रही थी मैं उस टॉपिक पे लिखना, तो मैंने उसके ऊपर वीडियोस देखी। तो एक वीडियो देखने से हुआ कि मुझे वो टॉपिक बिल्कुल ही समझ में आ गया कि मैं जर्मन शेफर्ड्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, इवन दो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट डॉग्स। बट क्योंकि मैंने यूट्यूब देख ली, क्योंकि मैंने 6 7 ब्लॉग पोस्ट रीड कर ली, तो मुझे लगा कि यार अब मैं बगैर कॉपी पेस्ट किए, बगैर पैराफ्रेज किए, मैं एक अच्छा खुद से मटेरियल लेकर आ सकती हूँ। वो मेरी लाइफ का, जब वो मेरा फर्स्ट या सेकंड वर्क था और वो मेरा गूगल पर रैंक हुआ था, तो वो मेरी बेस्ट पोर्टफोलियो में आज भी है। हालांकि मैं उससे अच्छा लिख चुकी हूँ आज तक, लेकिन मैं अपने पोर्टफोलियो में उसको रखती हूँ, क्योंकि उस ब्लॉग पोस्ट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था कि यूट्यूब से लर्निंग कर सकते हो। अब लोग यूट्यूब को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो ये वाली चीज है कि आपने इस तरह जो है एक ब्लॉग पोस्ट लिखने से पहले रिसर्च करनी है। जब हम कर लेते हैं तब हम लिखते हैं। अब लिखने का यह है कि
जब आपने इतना कुछ समझ लिया तो आपको जो भी समझ में आ रहा है आप स्टार्ट करो, अपना मोबाइल साइड पे रख लो, जितनी भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप क्लोज कर दो और आप लिखना स्टार्ट करो। कोई हेडिंग, कोई पैरा, क्या कहते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग होती है, कोई भी आपका मतलब एक लुक होता है ब्लॉग पोस्ट का, उसकी अभी उसको ख्याल नहीं करना, सिर्फ लिखना है, सिर्फ राइटिंग करनी है। जब राइटिंग कर ली उसके बाद उसको जोर जोर से पढ़ना है। ठीक है कि ये जब आप जोर से पढ़ोगे आपको खुद लगेगा कि यार ये वाली लाइन तो बिल्कुल किसी काम की नहीं है, इसको कट कर दो, या फिर ये वाली लाइन जो है ये मुझे बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि प्रोफेशनल लाइन है, या जो रीडर्स हैं उनको समझ में आएगी कि नहीं आएगी, कट कर दो। इसको हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि जब हम आर्टिकल को रीड कर रहे हैं तो हम उसको हम एरर प्रूफ कर रहे हैं, उसमें कोई प्रूफ ना हो, कोई एरर्स ना हो, कोई इसमें मिस्टेक्स ना हो, कोई ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। जब हम प्रूफ रीडिंग करते हैं तो हम वोकेबलरी चेक कर लेते हैं, अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे, इडियम्स यूज करेंगे, फ्रेजेस यूज करेंगे, हम कोटेशंस डाल सकते हैं, कोई रिसर्च डाल सकते हैं, ये हमारे सब कोई भी हमने इन्फोग्राफिक्स से कि हमने वो ऐड कर ली, विद कॉपीराइट हम देंगे उसको। फिर हमने जो है इस तरह करके प्रूफ रीडिंग अपनी कंप्लीट करी। प्रूफ रीडिंग के बाद आप लास्ट स्टेप करोगे एडिटिंग का। एडिटिंग बच्चे जो क्या करते हैं सबसे साथ साथ एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग टाइम ले लेता है, तो हमने एडिटिंग करनी है पहले से, बाद में सबसे एंड में करनी है एडिटिंग। जब हम आर्टिकल लिख लें, उसको एक दफा चेक कर लें, प्रूफ रीड कर लें, फिर हम करेंगे एडिटिंग। एडिटिंग के टूल्स दो होते हैं, ग्रामरली है और एक और मैंने यूज किया था प्रो राइटिंग 8। तो मुझे पर्सनली प्रो राइटिंग 8 ज्यादा पसंद आया था ग्रामरली के मुकाबले में, बट ग्रामरली बहुत ज्यादा हाइप अप है तो लोग उसको कंसिडर करते हैं, क्लाइंट्स जो है उसकी रिपोर्ट्स को मानते हैं। इन दोनों टूल्स से आप चेक कर सकते हो, अपनी मिस्टेक्स जो है चेक कर सकते हो, ग्रामर आप सही कर सकते हो, जितने भी आपकी मिस्टेक्स हैं, एरर हैं, उनको फिक्स कर देते हैं ये जो है हमारे पास टूल्स जो है। उसके बाद एक और टूल है हेमिंगवे। आप उसके ऊपर अपना ब्लॉग पोस्ट डालोगे तो वो बता देगा कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है या जो आपका आर्टिकल है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, उसका कंटेंट किस किस्म का है। इधर इट इज प्रोफेशनल, इधर इट इज फनी, इधर इट इज इंगेजिंग, जो भी इसकी टोन है वो आपको बताता है हेमिंगवे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जिस किस्म का आपका क्लाइंट है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट रियल एस्टेट का है, तो मेरा आर्टिकल बिल्कुल करना चाहिए जिसमें मैं कोई फनी बात करी हूँ या जिसमें मैं कोई अपना ओपिनियन डालती हूँ। एक रियल एस्टेट पे लिखने के लिए आपको बिल्कुल एक रियल एस्टेट वाला बंदा होना जरूरी है। प्रोफेशनल चूज करोगे और एक एडवांस लेवल पे ऑप्शंस को चूज करोगे तो वो आपको बताएगा कि आपका ब्लॉग पोस्ट इस काबिल है कि ये रियल एस्टेट की वेबसाइट पे पोस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अपनी वाली बात चेक करनी है कि जैसा क्लाइंट है आपका आर्टिकल उसके ब्रांड। अगर वो पेट पे लिखवा रहा है तो पेट इज ओपन राइटिंग थिंग, आप उस पर फनी भी हो सकते हो, आप उस पर एंगेजिंग भी हो सकते हो, आप उस पर फ्रेंडली टोन पे बात भी कर सकते हो। इसी तरह हेल्थ पे सबसे बड़ी मिस्टेक ये देखती हूँ, जो बच्चे लिख रहे होते हैं अपने तरीके से डाल देते हैं कि आपकी ये तबीयत खराब है आप पानी पी लें। ये कॉमन चीज है, आपने स्टेटमेंट डाल दी, बट आप अगर हाईली प्रोफेशनल हो, जैसे मैंने जो है यूएस में डॉक्टर थे उनकी वेबसाइट के लिए काम किया था, तो मैंने यार काम किया था तो ही वाज काइंड बताया कि ताइबा यू डोंट हैव टू ऐड योर ओपिनियन, आप हेल्थ के लिए प्रोफेशनल गिग लिख रहे हो, आपने साइंटिस्ट की बातें लिखनी है, आपने डॉक्टर्स की रिसर्च ऐड करनी है। तो ये वाली चीज रखनी है, अगर आप हेल्थ के लिए काम कर रहे हो तो आपने जो है रिसर्च को अपने ऊपर टॉप माइंड में रखना है, और जो आप लिंक्स दे रहे हो वो आप हाईली ऑथेंटिक वेबसाइट से दो। तो ये कुछ चंद चीजें थी जो मैंने बताई हैं जब हम आर्टिकल लिखते हैं। तो ये वाली बात हो गई। अब हमारे पास है कि हम आर्टिकल सबमिट कैसे करवाते हैं। अब ये डिपेंड होता है कि आप किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो या आप इंडिपेंडेंट या आप जो है मतलब कनेक्शंस पे काम करो, रेफरल से काम करो। लेकिन एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप ओवर क्वालिटी करो। उसने कहा आप एक आर्टिकल लिख कर दो, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप उसको 2 आर्टिकल लिख कर दो, ताकि उसको एक बार समझ में नहीं आए तो उसको दूसरा समझ में आए, या अगर उसको दोनों समझ में नहीं आए तो उसके दिल में ये होगा कि यार इससे 2 बातें, मुझे इससे 2 आर्टिकल्स लिखे दिए हैं, उसको आपकी एफर्ट नजर आएगी। क्लाइंट से जो हम रिलेशन बनाते हैं, हम उसको एक्स्ट्रा डिलीवर करते हैं तब जाके वो समझता है। हमारा काम जो इनफ नहीं होता, हमें उसके लिए कुछ ऐसा करना होता है कि वो हमें नेक्स्ट टाइम के लिए कंसिडर करे। तो उसके लिए आपको ओवर डिलीवर करना है, आपकी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो टॉप नॉच होनी चाहिए। मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ, जब मैं आर्टिकल लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2500 वर्ड्स लिखे हैं, तो मैं उसके ऊपर मैं उसको मल्टीपल टाइटल्स बताती हूँ, एक टाइटल नहीं बताती जो उसने मुझे दिया है। मुझे जो भी समझ में आ रहा होता है, कोई भी टाइटल है, मैं उसको 3 या 4 टाइटल सजेस्ट करती हूँ कि आप इस आर्टिकल के ऊपर ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा मैं उसको प्लेजियरिज्म की रिपोर्ट देती हूँ, इधर इट इज ग्रामरली या प्लेजियरिज्म को के चेक करने को हम कहते हैं टर्निटिव। उन दोनों की जो है मैं उनको रिपोर्ट्स अटैच करती हूँ, ठीक है, और उसको मैं गूगल डॉक्स पे एडिटोरियल पे ला के लिखती हूँ कि वो कोई भी उसमें फ्रीली जो है उसमें कमेंट कर सकता है, कोई भी एडिटिंग कर सकता है।
इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब मैं जो पर्सनली उनको पिक्चर्स भी दे देती हूँ, या मैं कहती हूँ आप कॉल पे आ जाए, मैं एक वीडियो बना के दे देती हूँ कि मैंने इससे ये आर्टिकल लिख कर देखा है, तो उसको मेरी एफर्ट नजर आती है। ठीक है, तो एफर्ट आप जितनी डालते हो क्लाइंट आपसे उतना ही पॉजिटिव रहता है, उतना ही सेटिस्फाइड होता है, और उतनी ही आपके लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनते हैं। ये वाली बात हो गई। मैंने जो अभी तक जो है बताए हैं, मतलब कि स्टार्ट कैसे किया करना है, रिसोर्सेज बता दिए हैं, और जो है क्लाइंट को डिलीवर कैसा करना है। अब मैं एक सवाल ये आता है, बहुत ही ज्यादा आता है लिंक्डइन पे मेरे पास, कल भी एक थी लाइबा नूर, आई डोंट नो, वो कह रही थी मैं आऊंगी आपके सेशन में। उनका था मैं 2 साल से, जब आपने स्टार्ट किया था मैं तभी से स्टार्ट करी हूँ, लेकिन आज तक मैंने एक क्लाइंट भी नहीं लिया, और आप इतना आगे आ गई। ठीक है, तो मुझे बहुत ज्यादा उलझन होती है, तो मैंने उनसे बोला कि, मैंने उनसे बात नहीं की, मैंने उनसे कहा कि आप जो है आइएगा ओपन सेशन में, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जिस टाइम पे मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, उस टाइम पे पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग अचानक से स्टार्ट हुई थी। फ्रीलांसिंग का जो टर्म है वो इसका बहुत पब्लिकली अभी से 4-5 साल पहले जाए तो नोबडी नोज के भाई क्या होती है फ्रीलांसिंग। तो ये सब कुछ आए जो ओपन हुआ, या मतलब इसको एक्सपोजर जो मिला है वो मिला है कोविड के टाइम पे। तो यकीन करो जो मेरे साथ थे वो आज बहुत ही सीनियर लेवल पे हैं, टॉप रेटेड प्लस हैं, अपनी अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं, $800 का एक आर्टिकल लिखते हैं। तो मैंने उनसे कभी ये नहीं सोचा कि ये मुझसे आगे कैसे होगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने अपनी एफर्ट जो डाली है मुझे वो मिल रहा है, और मैं हर हर किसी का अपना अपना टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हम मिस्टेक्स करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारी मिस्टेक्स हैं। तो ये वाली चीज है कि हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, तो हम वो अभी आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं इससे पहले 4 मॉड्यूल्स बताऊंगी कि फ्रीलांस एज अ, जब आप कंटेंट राइटर होते हो, या मतलब अगर फ्री स्किल की बात करें, आपकी कोई भी स्किल है, तो इसके 4 तरीके होते हैं। आपने स्किल सीखी, आपने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू कर दिया। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास मल्टीपल्स हैं, नाम लूं तो अपवर्क, फाइवर, गुरु, फ्रीलांसर, और 2 भी 3 है। ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इस पे जाके काम करो। इसका बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट ये है कि आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स रिपीटेड होते हैं, जिन्होंने आपके साथ एक दफा काम करवा लिया, आपने उनको बेस्ट काम दिया, वो आपको अपनी नजरों में रखते हैं, नेक्स्ट टाइम उनके पास काम, वो आपके से काम करवा सकते हैं। ड्रॉबैक ये है कि ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं अपने अपने चार्जेस लेते हैं। आपकी आपकी कोई भी अर्निंग है, इफ आई एम श्योर, तो ये 25% लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप $100 कर रहे हो और उसमें से भी 25% ये ले लें, फिर आप अपने बैंक में लाओ तो वो एक्सचेंज रेट पे, तो $100 बहुत करते 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 कम हो जाते हैं। मुझे यही बात लगी थी कि मैं अपनी हलाल कमाई का इतना सा थोड़ा सा भी टुकड़ा किसी और को क्यों दूं, तो मैंने इसलिए भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को नहीं कंसिडर किया था। हर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के अलग अलग चार्जेस होते हैं, फिर आप उसको पेयोनीर में लेके आते हो या फिर डायरेक्ट आप अपने बैंक में लेके आते हो, तो वो चार्जेस लगते हैं। एक बात ये हो गई। सेकंड ये हो गई कि सेकंड बात करते हैं, सेकंड हमारे पास है हम किसी भी एजेंसी से एसोसिएट हो जाए। ठीक है, ये मेरा फेवरेट तरीका है। ठीक है, और मैं खुद भी चाहती हूँ कि एजेंसी से एसोसिएट हो जाए। अब एजेंसी क्या होती है? एजेंसी होती है 8 फिगर्स एजेंसी, जो बाहर से क्लाइंट्स ले रहे हैं 8 फिगर्स में, लाइक थाउजेंड, मल्टीपल $1000। ठीक है, उनके पास बहुत सारे बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं, और वो हायर करते हैं, पूरी उनकी एजेंसी होती है, पूरी मिड साइज होती है, बिग होती है, स्मॉल साइज होती है, 15 एम्प्लॉयज हैं, जो भी उनको देते हैं काम, आप उनको काम करके दोगे, आप मंथली बेसिस पे, मंथली सैलरी जैसे मिलती है आपको, आपकी सैलरी मिलती रहेगी। अब एजेंसी की भी 2 टाइप्स हैं, या तो आप ऑनलाइन हो, ठीक है, रिमोट जॉब करो, या तो आप ऑन साइट कर लो। जब हम ऑन साइट एजेंसी से काम करते हैं तो हम उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस। ठीक है, वो बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, सॉफ्टवेयर एजेंसीज होती हैं, आईटी एजेंसीज होती हैं, जो कि आप बाहर से क्लाइंट्स लेती हैं, पाकिस्तान में बैठ के, कराची में बैठ के, कराची में तो बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, बैठ के वो लोगों से काम करवाती हैं और बाहर काम काम सबमिट करवाते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, या तो आप फ्रीलांसर बन जाओ, या तो आप एजेंसी के साथ एसोसिएट हो जाओ। एजेंसी के साथ फायदा ये है कि आपको क्लाइंट ढूंढने नहीं पड़ते, आपको बस काम मिलेगा, आप काम करके दे दोगे, और आपकी मंथली सैलरी है। लेकिन एक ड्रॉबैक मुझे जो फील होता है वो ये है कि आपको ग्रोथ नहीं मिलती। जो आपकी मंथली सैलरी है वो मंथली सैलरी ही रहेगी जब तक आपका जो ओनर है, जो आपका सीईओ है, ये जो आपका क्लाइंट है, वो जब तक आप उससे बात ना करो, या जब तक वो ना सोचे कि मैं इसको रेज दे दूं। तो इसमें ग्रोथ बहुत स्लो है, लेकिन ये कि इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एक बात ये हो गई, एजेंसी की बात हो गई। एक होता है इंडिपेंडेंट फ्रीलांसिंग करना, जो कि अब मैं इस स्टेट पर आई हूँ कि लाइक मैं किसी भी एजेंसी से ऐसा एसोसिएट नहीं हूँ कि अगर मुझे वो पैसे मंथली नहीं दे रही तो मुझे फर्क पड़ जाएगा, या फिर मैं किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करती। मैं एक इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर हूँ, और इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर बनते कैसे हैं वो मैंने लिंक्डइन से सीखा है।
लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है अभी तक मेरे जो पूरी करियर का। एज सच मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है, अराउंड 8000 है, बट ये है कि मैंने उस पर फोकस ये किया था कि मुझे क्लाइंट्स मिले, मैंने अपने नंबर बढ़ाने पे फोकस नहीं किया था। तो अभी तक तो ये बहुत बेहतरीन चल रहा है लिंक्डइन पे। अच्छा, इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर बनने के लिए आपको यही है कि आपके पास पास्ट ना कोई क्लाइंट का कोई ना कोई आपने किसी पास्ट में किसी के साथ काम किया है, उनका आपके पास टेस्टिमोनियल हो या एक सैंपल हो, पोर्टफोलियो। तो आपने अपने एक खुद तरीके से इसको लिंक्डइन में कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, या तो आपने अपनी प्रमोशन करनी है, सेल्फ प्रमोशन करनी है, सेल्फ मार्केटिंग करनी है, लोगों को बताना है कि आप राइटर हो। और इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है अगर आप अपने चार्जेस खुलेआम बता रहे हो या आप अपना काम खुलेआम दिखा रहे हो, लोगों से कह रहे हो कि आप इस पे आके जो है मुझे कमेंट दें, इट्स ओके, इट्स फाइन, और लोग करते हैं इस पे। ठीक है, मुझे लिंक्डइन में शुरू में यकीन करें, मुझे मिले थे क्लाइंट्स जो अपर पे टॉप रेटेड थे और मैंने उनके लिए काम किया था, वो बहुत अनसेटिस्फाइड थे कि आपने जो बताया हुआ वैसा आपका काम बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, उनके फीडबैक से मुझे बहुत फायदा हुआ, और अब यकीन करें वो वापस आए और मुझे बताया उन्होंने एक आके कि मुझे यकीन नहीं आया कि वही तायब है जिसने शुरू में मेरे लिए काम किया था। लाइक आप बहुत फास्ट ग्रो कर गए हो। तो इसका यही था कि सीखने से मिलता है, लोगों के जो लोग आपको फीडबैक दे रहे हो उससे सीखो बजाय मानने के लिए। अब इसमें एक बताऊंगी, मैंने खुद जो है मेरे पास खुद अपनी एजेंसी है, तकरीबन 6 से 7 लोग जो है मेरे मल्टीपल मेरे पास लाजमी काम करते हैं। ठीक है, अब जो है उनमें अभी मैंने दोबारा हायरिंग की थी अपनी, तो बहुत सारे लिंक्डइन पे अपनी डाली थी मैंने पोस्ट, अराउंड 200 प्लस मेरे पास जो है एप्लीकेशन आई थी एज अ कंटेंट राइटर। सबको मैंने लिया, 80 लोगों को मैंने चेक किया, उनको पे किया। ठीक है, अब उनमें से यकीन करें सिर्फ 1 या 2 ऐसे थे जो मुझे लगा कि मेरी क्वालिटी का लिखते हैं, बाकी कोई भी इस क्वालिटी का नहीं था। तो जो जो नहीं लिखते थे उनको मैंने बताया कि ये तरीका है, सबका मुंह बन गया। सबने कहा कि सबने सब ओके, इट्स फाइन, आप हमें बस पैसे दे दें एंड गो। तो लोगों की अप्रोच ये है कि हमें बस काम करें और हम पैसे लें और हम निकल जाए। तो इस तरह तो भाई आपको क्लाइंट्स मिल ही नहीं सकते। जिसने एक दफा काम करवाया वो आपके साथ दोबारा आपसे बात करना भी नहीं चाहेगा और किसी और को आपको रेफर भी नहीं करेगा। तो इस तरह का काम करके देना है कि जो क्लाइंट आपका गुजरा है वो वापस आपके पास आए पलट के जब भी उसको नीड हो, और वो अगर नहीं है उसके पास काम तो दूसरों को आप रेफर करें। तो ये वाली मिस्टेक है, आपको अपने फीडबैक को अप्रिशिएट करना है, इधर इट इज नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। हैप्पी होना है और अपनी इंप्रूवमेंट करनी है। तो यहाँ तक मैंने हाँ 3 बात बता दी। एज अ फ्रीलांसर काम कर लो, एज एन एजेंसी काम कर लो, किसी भी एजेंसी के साथ एसोसिएट हो जाओ, या फिर आप जो इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर बन जाओ। अभी तक लिंक्डइन पे ही ऑप्शन है, या मुझे नहीं पता कि इसके अलावा भी हम इंडिपेंडेंट काम कैसे कर सकते हैं। लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अच्छा तरीका है, बट वेबसाइट को भी प्रमोट करने के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ऑडियंस चाहिए, तो वो लिंक्डइन ही है। लिंक्डइन पे ज्यादातर फ्रीलांसिंग ही होती है, प्रोफेशनल लोग होते हैं, जॉब्स अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। तो लिंक्डइन पे आप आराम से अपने आप को एक्सपोज कर सकते हो, अपने आप को एक डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, एक लिंक्डइन की बात हो गई। अब आते हैं निर्वाणा। निर्वाणा का वर्ड जो एक फैंसी वर्ड है, जो होता है कि जो इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स हैं वो एजेंसी रन करें, वो मल्टीपल जो है काम करें। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर और निर्वाणा सेम चीज है, बट फर्क सिर्फ एक चीज का आ जाता है कि निर्वाणा जो एक हाई लेवल पे होता है, क्योंकि अगर मैं एक इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर हूँ तो मैं खुद भी काम कर सकती हूँ, और जब ज्यादा काम आ जाए मैं नहीं कर पाती तो मैं अपने क्या कहते हैं अपने जो मेरी एजेंसी है उनसे काम करवाती हूँ। निर्वाणा पूरी ऑटोमेशन पे होता है कि आपका क्लाइंट कब आ रहा है, ठीक है, क्लाइंट का काम आपने आगे पास कर लिया, करवा दिया, उसको चेक कर लिया, वापस क्लाइंट तक जा रहा है, ये पूरा प्रोसेस आपका ऑटोमेशन में होता है। और इसके लिए बाकायदा आपने लोग हायर किए होते हैं कि आपके पास एक अलग से जो है एक हायरिंग के लिए है, एक आपके लिए फायरिंग के लिए है, एक आपके एडिटोरियल प्रोसेस के लिए है, एक आपका बीच में प्रोजेक्ट मैनेजर है। बस काम जो है सबमिट होता है और जो आपका पैसा लेना देना है वो जो है आप ओनर करता है, बाकी सब कुछ जो है ऑटोमेशन पे होता है। तो ये बहुत बिगेस्ट स्टेप पे होता है और आप भी ग्रो करते हो। अब सवाल ये होता है कि एज अ फ्रीलांसर टू निर्वाणा बनने में हमें कितना टाइम लगता है। 6 to 8 ईयर लगते हैं। ठीक है, अगर आप आराम आराम से काम कर रहे हो और चीजें सीख रहे हो, ज्यादा हाइप नहीं ले रहे हो, ज्यादा टेंशन में नहीं आए हुए, ज्यादा ज्यादा जल्दी करने की आपको जल्दी नहीं है, तो 6 to 8 ईयर्स लगते हैं। ठीक है, वरना फिर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे एक्सपर्ट हो, कितनी अच्छी आपके अंदर स्किल्स हैं। तो ये कुछ चंद बातें थी जो मुझे था कि बच्चों को पता होना चाहिए, या जो कंटेंट राइटर्स बन रहे हैं उनको पता होना चाहिए। और बस ये है कि एंड में कि जो हम सीख रहे हैं, तो अगर हमारे बराबर वाला है, हमारे साथ वाला हमसे आगे पढ़ रहा है
आप परेशान नहीं हो, इस वो अपना कर रहा है, आप अपना कर रहे हो, या उसके साथ क्या हो रहा है, उसने ऐसा क्लाइंट कैसे पकड़ा, या तो आप उससे पूछ लो, या तो आप उसके साथ हैप्पी रहो, लेकिन अपने दिल में ग्रज नहीं रखो कि भाई ये आगे बढ़ गया, मैंने आगे बढ़ रही है, इससे और टेंशन होती है, और इंसान की ना जो कहते हैं प्रोडक्टिविटी किल होती है। तो आपने अपनी प्रोडक्टिविटी किल नहीं करनी है, आपने उस पर जो है इनहेंस करना है। और इनहेंस करने के लिए ये कि अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, जो प्रोफेशनल लोग हैं, थॉट लीडर्स इंडस्ट्री के, उनके साथ आप हो। दूसरी बात ये प्रोफेशनलिज्म, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लिंक्डइन पे जब मैं गई तो मेरे अंदर असल में ऐसा है कि मेरे अंदर एक फन पार्ट है, एक फ्रेंडली टोन है मेरी, ठीक है, मैं ज्यादा प्रोफेशनल बन के ना बात नहीं कर सकती, ठीक है। तो मुझे लिंक्डइन पे थी तो मेरे पास मैसेजेस आते थे कि आप जो है ना ये जो मटेरियल डाल रही हो इस पे आपको आपको नहीं मिल सकते क्लाइंट, आप कैसे कहती हो कि आपको क्लाइंट नहीं मिल सकते। तो फिर मैंने ना कहा अच्छा ऐसा है, तो फिर मैंने कहा देख अब मैं लोगों को करके दिखाती हूँ। तो अब मैं सिर्फ एक लाइन लिखती हूँ, एक भी जोक लिख दिया और लोग बहुत इंजॉय करते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएं तो आपको वहाँ पे ऐसा लगेगा मिक्स मिक्स चीजें, ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस में मैंने लोगों को बताया हुआ है, प्रोफेशनल होकर लोगों को बताया हुआ है कि नेगोशिएट कैसे करना है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, कौन से क्लाइंट आपके लिए बहुत अच्छे हैं, कौन से क्लाइंट आपके लिए बहुत बुरे हैं, ठीक है, ये सब कुछ बताया हुआ है। और मैंने कहीं कहीं जोक लगाए हुए हैं, और जोक्स ऐसे हैं कि जिनका कंटेंट राइटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, बट क्योंकि लोग एंजॉय करते हैं, मेरी ऑडियंस एंजॉय करिए, तो मैंने वो पोस्ट किया हुआ है। तो इट मीन्स कि आपने प्रोफेशनल टच अपने पास रखना है, बिल्कुल भी रैंडम नहीं हो जाना कि आप हैं कंटेंट राइटर बट आप पोस्ट करो किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, किसी भी मूवी के बारे में। नो, मैं अपना बताऊं, मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक है, मूवीज पे क्रिटिसिज्म देने का, मूवीज के ऊपर रिव्यू देने का बहुत ज्यादा शौक है। तो मैंने एक तरीका निकाला, मैंने कहा क्यों ना जो मैं मूवी देख रही हूँ या मैंने कोई भी नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी है, मैं उसको क्यों ना एसोसिएट कर लूं, कोई भी मैं उसमें से कोई भी लेसन निकालूं जो मैं ऐड कर सकूं अपने फ्रीलांस लेसन में। जैसे कि मैंने मनी हाइस्ट देखी थी, तो मनी हाइस्ट का एज अ कंटेंट राइटर कोई ताल्लुक नहीं है, मनी हाइस्ट बिल्कुल अलग है, कंटेंट राइटिंग चीज अलग है। मैंने मनी हाइस्ट से हमें जितने भी लेसन मिलते हैं, जो बहुत, अगर जिन्होंने सीरीज देखी हो, एक बहुत बड़ी सीरीज है, बहुत लेसन आप ले सकते हो, उन सबको मैंने किसी ना तरीके से मैंने उसको मोल्ड कर लिया फ्रीलांसिंग पे, कि एज अ फ्रीलांसर आप इन चीजों को कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह मैंने मूवी पे अपना शौक भी पूरा किया कि भाई मूवी पे मुझे बात करनी थी, मैंने मूवी पे बात भी की, मेरी जो ऑडियंस थी उनको सबक भी मिला, और ये चीज मेरा जो डोमेन है कंटेंट राइटिंग, उस पे उसी के अंदर रहा। तो ये वाली चीज है कि जब आप प्रोफेशनल रहते हो तो बिल्कुल ही आपने न्यूट्रल नहीं हो जाना, किसी से बात नहीं कर लेनी कि भाई मैं कंटेंट राइटर हूँ तो मैं किसी ग्राफिक डिजाइनर से बात नहीं करने वाली, या मैं किसी और टॉपिक पे तो बात ही नहीं करूंगी, तो मेरा और ना क्लाइंट मुझे क्या समझेगा। ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेशनलिज्म ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी आपके, और आप अपने स्किल को बता रहे हो, मतलब आपके ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपर्टीज दिख रही हो, और आपकी पर्सनैलिटी भी दिख रही हो। ऐसा ना हो कि पर्सनैलिटी आपकी कुछ और बिल्कुल जा रही है और आपकी स्किल्स बिल्कुल कुछ और जा रही है। तो ये बात है, प्रोफेशनलिज्म को बिल्कुल अपने साथ रखना है, और अपनी जो आपकी जो इंटरेस्ट है वो पता होना चाहिए आपके ऑडियंस को एज एन इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर, और आपके क्लाइंट्स को, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा था कि मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। एक लास्ट बात मुझे थी कि क्लाइंट्स जो है, कौन से क्लाइंट्स हैं जो मैं लूं, कौन से क्लाइंट्स हैं जो मैं नहीं लूं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एज अ कंटेंट राइटर कि कंटेंट राइटर में ही हम कैसे ऐसा कर सकते हैं। क्लाइंट्स हमें कब नहीं लेने, एक पोस्ट है लिंक्डइन पे, आई एम नॉट श्योर मैं आपको दिखा पाऊँ कि नहीं, अभी अगर मैं ढूंढ लेती हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो उसमें ये है, उसमें मैंने बताया हुआ है बकायदा। अभी इंस्टाग्राम पे रील चली थी, एक बहुत एक ट्रेंड था उस म्यूजिक का, ठीक है। तो मैंने उस म्यूजिक को रखी, अपने उस म्यूजिक के लिरिक्स को अपने लिंक्डइन पोस्ट पे रखा, और जो है क्लाइंट्स की जो रेड फ्लैग्स है मैंने उसमें वो बताया कि क्लाइंट्स हमें कब कब बुरा लगता है, कब कब हमें परेशान होता है। लोगों ने एंजॉय किया, कुछ लोगों को था ये कैसे रेड फ्लैग है, वो रेड फ्लैग होता है, वही बात है कि पता ही नहीं होता, जो न्यूज चेक होते हैं कि ये क्लाइंट मुझे एग्जॉस्ट कर रहा है, ये क्लाइंट मेरे लिए अच्छा नहीं है, बट वो जो है उन्हीं के साथ काम कर रहे होते हैं। तो मैंने उसमें पूरे एक लिस्ट डाउन किया हुआ था कि ये चीजें हैं जो क्लाइंट के लिए, क्लाइंट जो है आपके लिए नहीं है। अब हम जब अर्ली स्टेजेस पे होते हैं ना, ये काम मैंने भी किया है, कोई भी क्लाइंट आ रहा है, कोई भी काम करवाने आ रहा है और मैंने उससे करके देना है। अब मैं कंटेंट राइटर हूँ, और एक अब मैंने कॉपी राइटिंग स्टार्ट की है, तो एज अ कॉपी राइटर मेरी कुछ खास स्पेसिफिक चीजें हैं जो मैं वही कर सकती हूँ। मैं सेल्स कॉपी लिख सकती हूँ, मैं अच्छी ईमेल्स लिख सकती हूँ, मैं अच्छी न्यूज लेटर्स लिख सकती हूँ, मैं सोशल मीडिया अच्छा हैंडल कर सकती हूँ, उनके ऊपर कंटेंट है वो अच्छा लिख सकते हैं। मतलब ये कि मुझे यही करना है, मुझे क्लाइंट्स इन्हीं के उठाने हैं।
अब एक बंदा आ रहा है मेरे पास, एक क्लाइंट आ रहा है, शॉपिफाई का है, वो कह रहा है कि आप मेरे लिए इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख लो, या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख लो, या यूट्यूब की मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख लो, ठीक है, या मेरी वेबसाइट का फलाना कोई पेज है वो लिख लो। तो मैं अगर अर्ली स्टेजेस पे होती हूँ, मैंने काम किया भी है कि मैं कहती थी हाँ हाँ मैं करूंगी करूंगी, और मैंने उसका काम ले लिया क्योंकि मुझे उससे पैसे मिल रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा जो डेस्परेट हुई हूँ, मैंने काम ले लिया है। और जो है मैंने बहुत रिसर्च की, मुझे समझ में आया भी नहीं आया नहीं आया, जैसे तैसे करके मैंने काम किया, मैंने क्लाइंट को दे दिया। ये बिल्कुल ही रॉन्ग तरीका है, बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। जो चीज आपको नहीं आती, जो चीज आप में इंटरेस्टिंग नहीं है, आपको उसको नहीं करना, ठीक है। तो ये वाली बात है, अपने अपने क्लाइंट्स को खुद पहचानना है, और ये आपको मतलब कहना चाहिए कि जितना आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जितना आप एक्सपोजर रखते हो, जितना आप क्लाइंट के साथ डील करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लाइंट के कुछ रेड फ्लैग्स ये हैं कि क्लाइंट जो है आपको, आप बच्चे जो है ना, भरी हुई इंडस्ट्री, फेसबुक खास तौर पे, लिंक्डइन भी, फुल ऑन स्कैम काम करवा लिया, 20-20 हजार का काम करवा लिया, 30-30 हजार का काम करवा लिया, पैसे देने का टाइम आया तो ब्लॉक, ठीक है, या बात ही नहीं कर रहा है। आप कुछ भी होना है, आप बेशक पहले दर्जे के हैं कि आप एडवांस हैं, आपने एडवांस में पेमेंट देनी है, ठीक है। मैं बताऊं, मैंने फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है, जब मैंने उस पर काम किया था, एक इंडियन क्लाइंट था, उसने पूरी वेबसाइट का कंटेंट मुझे लिखवाया, और जब टाइम हुआ तो उसने कहा कॉल पे आओ, मैं कॉल पे गई, उसने मुझे झाड़ना शुरू कर दिया कि भाई पाकिस्तानी तो ऐसे हैं वैसे हैं। मैंने कहा ये कहाँ से आ रहा है भाई, वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, मतलब मेरे चीज से क्या ताल्लुक। बट क्योंकि उसको मुझे स्कैम करना था, उसको मुझे पैसे नहीं देने थे, तो वो कोई भी तरीका कर सकता था। देखिए मैं उससे को मुझे माफ कर दो भाई, आप अपने पैसे अपने पास रखो, मैं अपने पैसे अपना काम अपने पास रखती हूँ। मेरे साथ स्कैम हो चुका है, बार बार हुआ है। तो आपने लाजमी 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 एडवांस में पेमेंट लेनी है, चाहे आपका 1 रुपए का काम हो, क्या हजारों में काम हो, कि लाखों में काम हो, एडवांस पेमेंट इज मस्ट। एडवांस पेमेंट देने के लिए कोई तैयार नहीं है, आप उससे 50% ले लो या 30% ले लो, लेकिन कुछ ना कुछ लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहो कि भाई मैंने काम करके दे दिया, और हाँ हाँ ये तो बहुत प्रोफेशनल लग रहा है, 10,000 20,000 फॉलोअर्स हैं, ये तो पैसे देगा ही देगा। ऐसा नहीं है, आपने अपने आप को सेफ साइड पे रखना है, ताकि आपका टाइम, आपकी मनी, आपका क्या कहना चाहिए, आपकी जो स्किल्स हैं वो आपके जो है ना बर्न आउट ना हो, ठीक है। आपने एडवांस पेमेंट लाजमी लेनी है। नंबर सेकंड ये है कि क्लाइंट जो है आपको ट्रीट ऐसा कर रहा है। मैं आपको अपना बताती हूँ, मैंने पाकिस्तान में लोकली एक कंपनी के साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, काम किया था। तो उन्होंने मुझसे अपने मेरी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। जब मैंने उनके सीईओ से बात की तो ही वाज लाइक, वो मुझे लिंक्डइन पे आए थे, उन्होंने कहा बेहतरीन हो गया, वेबसाइट का काम करवाऊंगा, ट्विटर का मटेरियल लिखवाना था उनको, ट्विटर की जो ट्वीट्स होती हैं वो लिखवानी थी, सब कुछ हो गया, हमारी सैलरी डिसाइड हो गई। तो अच्छा, बड़ी लेवल की कंपनी थी, तो उन्होंने कहा आपका एचआर ना आपसे कांटेक्ट करेगा। एचआर का कांटेक्ट आया, उसने मुझसे बोला कि आप ना मुझे अपनी वो बताएं, डॉक्यूमेंट्स बताएं। तो उस वक्त मैं 18 की हुई थी, तो उसने मुझसे पूछा कि आप 18 की हो गई है ना। मैंने कहा जी मेरा आईडी कार्ड बन गया है। उसने कहा मुझे आईडी कार्ड भेजना, पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद मैंने एक बात नोट की कि उन लोगों का जो मुझसे ट्रीट जो मुझे कर रहा है, वो मुझे बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं कर रहे जैसे मैं चाह रही थी। वो मुझे एज अ किड ट्रीट कर रहे हैं। देखिए इसको कुछ पता ही नहीं है, बच्ची है। मैं बताती हूँ, मैं प्रोफेशनल जब बात करती हूँ क्लाइंट से, तो मैं उनका नाम लेती हूँ कि हाय जॉन या हाय बुश, कोई भी जो उनका नाम है, ठीक है। मैं उनको सर मैडम नहीं करती, आज तक नहीं करती। इवन जो रिजवाना बाजी है, इनको मेरा दिल चाहता है मैं इनको डॉक्टर रिजवाना बोलूं, मैं इनका नहीं मुझे इनसे दोस्ती रखनी है, इनसे मुझे फ्रेंडशिप रखनी है, तो मैं इनको रिजवाना बाजी कहूंगी। लेकिन वैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं प्रोफेशनल पे जाऊंगी, तो मैं उनका नाम लेती हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे मैं नाम नहीं ले रही, आप मुझे ये क्यों कह रही हैं, आप मुझे सर और मैडम बोले, और मुझे सर, ये आपके सर हैं और ये आपके सर, आप सबको सर बोले। मैंने एक बात नोट की, मैंने कहा मैं सर बोलूं ना बोलूं, उनको इससे क्या काम, मैं उनको काम के दे रही हूँ, आप काम लो। सही बात है। तो ये बात है कि आपने, अगर आप अंडर 18 हो ना, या आपको पता है बड़ी एजेंसी में काम कर रहे हो और आप यंगर बनो, तो आपने अपनी एज नहीं बतानी। जब तक आपकी जरूरत अगर वो आपसे ना पूछे, तब तक तो आप उनको बिल्कुल ना बताएं कि मैं 18 साल की हूँ, कि मैं 19 साल का हूँ। अभी जो फ्रीलांसर है वो ज्यादातर अंडर 20 है, ठीक है। तो जब हम एजेंसी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो एजेंसी तो जाहिर सी बात है 30+ 40+ लोगों की होती है। वहां पे मल्टीपल एज ग्रुप्स के लोग होते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनको रिस्पेक्ट करो, ठीक है। रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, बट वो आपको ट्रीट ऐसा करेंगे एज अ किड। अब मैं ट्विटर पे जब अब मैंने बात नोट की, जब मैं उनके लिए काम कर रही हूँ, अपनी एज बताने से पहले, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, परफेक्ट है, वो अपनी पोस्ट भी लगा रहे हैं, मुझसे पूछ भी रहे हैं। जब मैंने उनके एचआर को अपनी एज बताया, उन्होंने मेरा आईडी कार्ड देखा, उन्होंने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया कि ताइबा ये तो समझ भी नहीं आएगा, ये तो जो है ना बिल्कुल मतलब
ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा, हमें बेसिक लेवल पे जाना पड़ेगा। अब मैं उनको चाह रही हूँ अपनी बात बताना, वो समझ नहीं रहा क्योंकि मैं बच्ची हूँ, ठीक है। तो अगर आप अंडर 18 हो या आप 20 से अंदर हो तो आपने अपनी एज नहीं बतानी, ये वाली बात है। अब अभी भी ऐसा है कि मेरी आवाज जो है वो थोड़ी बच्ची बच्ची टाइप की है, तो लोग मुझे बिल्कुल नॉन सीरियस लेते हैं। आपने ये करना है कि अगर आपको लग रहा है कि ये क्लाइंट जो है ना मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, या ये क्लाइंट मुझे समझ रहा है कि ये ऐसा ही है, मेरी स्किल को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, या मुझे समझ नहीं रहा, या मैं इसको कोई एडवाइस देना चाह रही हूँ जो उसके फायदे का है, वो मुझे नहीं समझ रहा, आप उसको मल्टीपल टाइम्स चेक करो, उसके बाद आपको उसको छोड़ दो, उसके साथ लगे नहीं रहो, आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। आप कोई भी काम करके दोगे वो आपको नेगेटिव फीडबैक देगा, आप डिसहार्ट होगे और आपकी ग्रोथ होगी। तो आपने इसको अवॉइड करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना कि अगर आपको क्लाइंट बार बार डिग्रेड कर रहा है, उसका मतलब बार बार डिग्रेड कर रहा है, मतलब 3-4 दफा आपने काम दे दिया और उसने आपको डिग्रेड कर दिया, आपने कहना इट्स ओके, यू कैन फाइंड अनदर फ्रीलांसर, अनदर रोल, लीव मी, प्लीज लीव, ठीक है। उससे बात कर लेनी है कि आपको आपको जो ना आप अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दो। इस तरह मैंने किया है और मैं बहुत ज्यादा अपनी उन डिसीजन पे बहुत ज्यादा जो है ना हैप्पी हूँ। और इवन दो जिनको मैंने छोड़ा था तो उनके पास भी मेरे पास वापस अभी 1-2 मंथ पहले आई था, वापस आया था कि वापस जो है ना आप काम करें। तो मैंने उनको सिंपल ये बताया था कि मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा था, तो मैं कैसे काम करूंगा आपके पास। तो 2 तरीके हैं, आपने एज बिल्कुल नहीं बताओ, एडवांस में पेमेंट लो, ठीक है। और भी बहुत सारे थे, मैं शेयर कर दूंगी आपको अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह, आप उसमें देख लेना, ठीक है। टाइमली पेमेंट नहीं करते, या आपको आपसे इतनी बात हुई है, आपको ज्यादा काम करने के लिए कह दिया और पैसे उतनी दे रहे हैं, या रिविजन आपसे बार बार करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपने इन चीजों को अवॉइड, मिस्टेक है जो कि आपने अवॉइड करनी है। अब हैप्पी क्लाइंट्स वो होते हैं जिन अब पर आप काम कर रहे हो, आप उनको देखो उन्होंने कितने पैसे, कितने लोगों से काम करवाया हुआ है और खुद वो कैसे रिव्यूज दे रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास 5 स्टार है, आपके पास क्लाइंट है, आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हो तो उसके पास भी 5 स्टार होने चाहिए, ठीक है। तो आपने करना है कि अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हो तो आप उसकी हिस्ट्री चेक करोगे, अगर आप लिंक्डइन पे काम कर रहे हो तो आप जो है उससे बात करो, कॉल पे बात करो, डिसाइड करो कि कैसा लग रहा है बात करने में। तीसरा मुझे ये लगता है क्लाइंट जो है ना कुछ जब अर्ली स्टेजेस पे होते हैं हम, एक वर्ड है घोस्ट कर लेना, GHOST। इसका मतलब होता है मैं आपसे बात कर रही हूँ कि रिजवाना बाजी मुझे आपसे काम करवाना है, मैंने उनका इतना टाइम ले लिया डिस्कशन में, रिजवाना बाजी ने कहा कि मैं इतना चार्ज करती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ मैं आपको पे कर रही हूँ, और वो पे करने वाली बात हफ्ता हो गया, महीना हो गया और क्लाइंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, या क्लाइंट टाले जा रहा है कि हाँ मैं आपको पे करता हूँ आपको पे नहीं कर रहा और आप काम नहीं कर रहे, इसको कहते हैं घोस्टिंग। ये वाला अगर आपको लगे कि ये वाला क्लाइंट जो है आपसे आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बस आपसे इन्फॉर्मेशन लेने आया था, ठीक है, आपने उससे ये नहीं लगे नहीं रहना कि क्या पता ही मुझे पैसे दे, उसको पैसे देने होते हैं, वो आप के टाइम के बाद भी आपसे बात कर लेता या आपको पैसे दे देता। ये वाला काम घोस्टिंग का काम मेरे साथ अभी तक होता हुआ है और अभी भी हो रहा है, ठीक है। जब मैं इंडिपेंडेंट लिंक्डइन पे क्लाइंट ढूंढ रही होती हूँ, आते हैं, जब मैं उनको अपने चार्जेस बताती हूँ, कहते हैं हाँ मैं दूंगा, और फिर वो चले जाते हैं। तो आपने अगर आपको कोई घोस्ट कर रहा है तो आपने उसको बिल्कुल ही भूल जाना है और वापस फॉलो अप कर लेना है, एक आध दफा आपने उससे पूछ लेना है कि भाई काम करवाना था क्या, उसकी अपडेट है। अगर जो है नहीं है तो आपने उसको छोड़ देना और दूसरे क्लाइंट के लिए तरफ जाना है। ये वाली बात हो गई। 3-4 हैं। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चन देख रही थी, एक क्वेश्चन आया हुआ था, हाउ मच डू यू चार्ज पर वर्ड। अब इसकी भी एक मजे की स्टोरी बताती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं पर वर्ड चार्ज बिल्कुल नहीं करती है लोकली, तो अब मैं किसी को अपनी प्राइस बताऊं तो कहेंगे क्या हो गया, ठीक है। तो पर वर्ड तो बिल्कुल चार्ज नहीं करती इस लेवल पे। एक मैंने कंसिडर किया था कि हाँ ठीक है, मैं मेरे पास लिंक्डइन पे आए थे एजेंसी के, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे मेरी प्राइस पूछी, तो मैंने ये बात है पिछले साल की, मैंने उनको प्राइस बताया अपने उस पिछले साल 8 रुपीज पर वर्ड, ठीक है। यानी कि अगर वो मुझसे एक 100 वर्ड लिखवा रहे हैं तो मैं उनसे 800 रुपए लूंगी। उन्होंने कहा है इतना ज्यादा, मुझे इस इंडस्ट्री में 15 साल हो गए, मैंने आज तक किसी को 8 रुपीज पर वर्ड नहीं देखा। फिर मैंने उनको बताया कि वैसे तो मेरा वर्क अकाउंट बहुत ज्यादा खराब है, बट आप उधर जाएं, मैंने आवरली चार्ज किया हुआ है और अगर हिसाब बने तो एक वर्ड का 85 रुपीज भी बनता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड पे तो बिल्कुल भी एतबार, अगर आप बिगिनर हो ना तो सही है, फॉरवर्ड पे आप चार्ज करो, लेकिन अगर सच बताऊं तो 3 रुपए 4 रुपए से कम पे नहीं आना। 2 रुपए 1 रुपए का जमाना खत्म हो गया है, आपका ही नुकसान है। आप जिस टाइम पे आप लिख रहे होगे उस क्लाइंट के लिए जो आपको 2 रुपए दे रहा है एक वर्ड लिखने के लिए, उसी टाइम को आप दूसरा क्लाइंट ढूंढने में लगा लो, ठीक है, और दूसरा अच्छा क्लाइंट ढूंढ लो। 2 रुपए 3 वर्ड पे बिल्कुल भी मत जाना, 4 5 6 वर्ड आराम से देने वाले देते हैं, ठीक है। जैसी आपकी एक्सपर्टी है, जैसे आपका सैंपल है,
आपको देते हैं, तो आपने पर वर्ड अगर आप स्टार्ट करे हो तो इट्स फाइन, बट अगर आप ज्यादा आप 3-4 प्रोजेक्ट्स कर चुके हो, ठीक है, तो आप पर प्रोजेक्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, is niche selection important, like I love writing travel articles, so should I go for it, I am a little confused। भाई ये तो डेफिनेट सी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नीश सिलेक्शन का मतलब है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो ये है कि आप कंटेंट राइटर हो, फिर आ जाता है मैं रियल एस्टेट कंटेंट राइटर हूँ। तो जो रियल एस्टेट कंटेंट राइटर है उसकी डिमांड वैसे ही बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक उस चीज के ऊपर ग्रिप रखता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट ट्रेवल आर्टिकल्स पे हो, ने उसी पे रखना है। नीश सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हम डाइवर्स हो जाते हैं, डाइवर्स भी होते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन, उनका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा होता है, इट्स फाइन। लेकिन अगर आपको लगता है मैं इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा, तो डेफिनेटली 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 उसी उसी सब्जेक्ट को आप रखो, उसी नीश को आप रखो। तो ये बहुत अच्छा, नीश इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपको नीश पे लिखना है, आप नीश पे ही लिखो। ये वाली बात थी। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दो, या लिंक अगर फेसबुक पे आ रहा है तो, क्योंकि मेरे पास फेसबुक का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है क्वेश्चन फेसबुक पे। जी तैयबा, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और वी आर रिसीविंग क्वेश्चंस। somebody, Michelle is asking, is it possible to join your agency for experience? इस हवाले से तैयबा आपका कोई प्लेटफॉर्म है? देखिए राइट नाउ मैंने जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं असल में जिस अपनी क्लाइंट के साथ काम करी थी, तो मैं चाह रही थी कि मेरी एजेंसी पे ना उन्हीं के साथ मर्ज हो जाए। लाइक मैं उसको नहीं पता था कि मैं राइटिंग जो कर रही हूँ वो मेरा नहीं है, मैं आउटसोर्स कर रही हूँ। तो मैंने उसको टू बी वेरी बता दिया कि मेरे पास राइटर्स हैं, मैं उनसे काम करवा रही हूँ, और फिर मैं आपको सबमिट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक प्री मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतना नहीं हो सकता। मैंने उसको बता दिया, तो हमने एजेंसी ज्वाइन कर ली। और मैंने अभी लेटेस्ट, लाइक मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 1 महीने या 2 महीने पहले मैंने पोस्ट डाली थी, लोगों के आया था मेरे पास एप्लीकेशंस, मैंने अपने पास रखी है। राइट नाउ अच्छा, ये पॉसिबल है कि आप मेरी एजेंसी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे एक्सपीरियंस है या मुझसे सीखने के लिए। बट अभी मैंने जो है क्लोज कर लिया, ठीक है। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, कुछ को मैंने निकाला भी है, आई एम रियली सॉरी जो अगर वो लोग देख रहे हो तो मुझे निकालना पड़ा उनको, क्योंकि मैं बताती हूँ, मुझे ग्रो करना होता है। मेरे पास अब एज अ फ्रीलांसर आ गया एक्सपीरियंस, एज ए इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर आ गया। तो मैं चाहिए थी, एजेंसी भी मैंने रिमोट में कर लिया, लाइक अमेरिका में बहुत सारी एजेंसी है, मैं उनसे ज्वाइन हूँ और उनके लिए काम करके दे रही हूँ। जो अपवर्क पे जो है एक्सपर्ट वेटिफाई जो है होते हैं फ्रीलांसर्स, उनकी पूरी पूरी एजेंसीज होती हैं यूएस में, ठीक है, मतलब कि यूएस में हुई भी होती है। तो मैं उनसे एसोसिएटेड हूँ, उनके क्लाइंट्स के काम कर करके दे रही हूँ। मैंने भी सोचा था कि मैं ऑन सेट एक्सपीरियंस लूँ, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके काम करूँ, या जो है किसी भी मतलब ऑन सेट बैठ के काम करूँ किसी भी कंपनी में। तो इसलिए मैं अगर उनके पास काम करूंगी, तो मैं मुझे उन्हीं के पास ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ेगा, तो मेरे पास आउटसोर्सिंग के लिए काम नहीं होगा, और मुझे टाइम उनको देना पड़ेगा, तो मैं क्लाइंट्स लिंक्डइन से भी नहीं ले रही हूँ। तो ये बात है, तो मेरी एजेंसी में अभी इतनी स्पेस नहीं है, बट अगर इन केस इन फ्यूचर अगर हो तो मेरी लिंक्डइन पे जो है ना आ जाएगा कि हायरिंग की आ जाएगी पोस्ट, तो आप आ जाना, ट्राई करना लाजमी। तो गुड लक कह सकती हूँ मैं आपको। अच्छा, ठीक नेक्स्ट है। जी जी, इफ्तिखार खान पूछ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं उनके, आप पढ़ें तैयबा और श्योर। साथ हाँ जी। इफ्तिखार पूछ रहे हैं, आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन हाउ यू फर्स्ट गॉट स्टार्टेड इन कंटेंट राइटिंग, who told you about it and what made you decide to pursue it as a career। सही। Also, could you provide some tips and advice on how someone can decide if content writing is good fit for them, since I am getting confused in choosing between copywriting or content writing as a career। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन इफ्तिखार, ये बहुत कुछ बोलने के लिए आपने मुझे दिया। ये जो क्वेश्चन है इसमें से हाफ पार्ट हम कवर कर चुके हैं, बट फॉर यू मैं एक दोबारा से सम अप कर देती हूँ। मैंने अच्छा, मैंने किया था अपवर्क से, ठीक है। मुझे पहला क्लाइंट अपवर्क से मिली थी, लेडी थी, और मेरा फेवरेट काम है पेट पे लिखना, एनिमल्स पे लिखना। तो उन्होंने मुझसे कैट पे लिखवाया था और शी वॉज वेरी हैप्पी। $8 का प्रोजेक्ट किया था मैंने उनको, लाइक 800 वर्ड्स लिख के दिए थे, और वो 500 वो उन्होंने मुझे $8 दिए थे, ठीक है। तो उस जमाने में $8 आई थिंक 1300 या 1400 बन रहे थे। तो ये मैंने इस तरह स्टार्ट किया था, अपवर्क पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किया, फिर स्विच कर लिया, ठीक है। मुझे किसने बताया, मुझे जो है खलीलुल्लाह खान ने बताया नहीं, वो अपना पढ़ा रहे थे यूट्यूब पे, समझा रहे थे बच्चों को। मैंने उनकी वीडियो देखी और उनसे सीखा मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ ये है कि मैं उनको करियर कैसे करूँ, अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है फॉर दोस्त जो मेडिकल के हैं।
फॉर दोज जो इंजीनियर के हैं और जो कर कंटेंट राइटिंग है। अभी मैंने आपको बताया मैं ऑन साइट जाना चाह रही हूँ, तो मैंने लाइक अभी तक मैंने 6 या 7 सॉफ्टवेयर हाउसेस में, IT हाउसेस में, कंपनीज में जाकर इंटरव्यू दिया। मुझे नहीं पता, बट मुझसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा, अभी पिछले साल जो दिया था तो मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है, फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपने कहाँ एडमिशन लेना है, तो मैंने उनसे बताया कि मैं डाओ के एडमिशन का वेट कर रही हूँ। तो देवर लाइक आप कंटेंट राइटर हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के, एक कंटेंट राइटिंग जो है बहुत छोटा सा रूम है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो आप हैं पूरी हेल्थ की, मेडिकल आपका बैकग्राउंड है और आप आए यहाँ के हैं, क्या है ऐसा, आपने मार्केटिंग क्यों नहीं की, आपने BA क्या कहते हैं उसको, बैचलर इन मार्केटिंग, BBA जो होता है वो क्यों नहीं किया, MBA क्यों नहीं किया, या आपको डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री से एसोसिएट क्यों नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल था, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। तो मेरे साथ ये था कि मेरे पास एक फन फैक्टर, एक प्लस पॉइंट है कि मेरी राइटिंग पहले से ही अच्छी है, ठीक है। मैं लिख के ना लोगों को रुला सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं एक बहुत इमोशनल स्पीच करूंगी और दे वर लाइक यार क्या हो गया बस करो। तो मुझे था कि मैं इसमें करियर बना सकती हूँ, मैं लिख कर बोल कर अपने ज्यादा अर्निंग कर सकती हूँ। एक और बात ये थी कि जो मेरी डिग्री है, अब आप लोगों ने ना अपनी अपनी डिग्री देखती है, मेरी जो डिग्री है, मैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट बन रही हूँ। मेरी डिग्री अभी रिक्वायर कर रही है 7 to 8 years ऑफ स्टडी टू बिकम अ स्पेशलाइजेशन स्पेशलिस्ट। उसके बाद मैं जब जाऊंगी इंटर्नशिप करूंगी और उसके बाद में जाऊंगी तो मैं एक सीनियर लेवल पर डॉक्टर होंगी। तो जो सैलरी मुझे आज से 7-8 साल बनेगी, मैक्सिमम उसका स्कोप है 70,000 या 60,000। ये अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग मैं अभी से कर रही हूँ। तो मैं क्यों क्यों उस करियर क्यों चूज करूँ, मैं सिर्फ एज अ स्टडी, लड़कियों को तो भाई स्टडी कंप्लीट करनी है, डिग्री कंप्लीट करनी है, ठीक है, लड़कों को भी करनी है। फ्रीलांसिंग पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है, ये वाली बात है बहुत इंपॉर्टेंट। तो करियर को मैंने अभी तक तो मेरे ध्यान में यही है कि भाई जो अर्निंग मैं आज से 10 साल बाद करने वाली हूँ, जो 7 साल बाद करने वाली हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी हो गई है। तो मैं क्यों छोड़ूं इस करियर, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है। ये अब आप सब लोगों ने ना अपनी अपनी जो मतलब कोई आर्ट्स का है, कोई साइंस का है, या जो भी आप लोगों की अपनी अपनी फील्ड्स हैं, आप लोगों ने ना उनको देख लेना है और उनका फ्यूचर देख लेना है कि ये फ्यूचर ज्यादा अच्छा चल रहा है या फिर ये फ्यूचर ज्यादा चल रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जुनेद अकरम जो है हमारे पास, उनके पॉडकास्ट पे भी आया हुआ है शहजाद खान का इंटरव्यू, वो आप लोग लाजमी जाकर देखें। ही इज एन मैकेनिकल इंजीनियर और वो किसी दुकान में 10,000 रुपीज की सैलरी, 10,000 रुपीज लेते थे एज एन इंजीनियर। अब आज वो बैठ के मतलब आप 8 फिगर है वो, मतलब 8 फिगर्स पे अर्न कर रहे हैं, लाइक मिलियंस में वो अर्न कर रहा है एज अ कॉपी राइटर। भाई ऑब्वियसली सी बात है कि अगर कोई इतना अच्छा अर्न कर रहा है तो वो क्यों करियर क्यों ना बनाए इस चीज को। तो आप लोगों ने जो भी आपकी स्किल है, आपको लगता है इसमें स्कोप है इतना ज्यादा कि मेरी डिग्री पीछे है, करियर मेरा इसमें आगे बन सकता है, तो आप लोगों ने जाना है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब आप ऑनसाइट जाते हो ना तो आपसे सवाल ही लाजमी पूछते हैं। मुझसे तो भाई पूछा है कि आपकी डिग्री कुछ और है, आप कुछ और हैं, और मैं बहुत ज्यादा रिजेक्ट हुई इस बात पे कि आप तो बिल्कुल ही अलग है। तो आप लोगों ने उनको जवाब देना है कि भाई ये वजह है, मेरा करियर ही इसमें बन रहा है, मैं इंटरेस्ट उसमें दे सकती हूँ, मैं इसमें टाइम दे सकती हूँ, अपनी एफर्ट इसमें ज्यादा लगा रही हूँ। डिग्री का रीजन आप क्यों कंप्लीट कर रहे हो, वॉट एवर इज योर रीजन, आप उनको बताओ, ये बात है। तैयबा, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है, इसी इसी क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है कि क्या ये जरूरी है कि लाइक अब आपकी मेडिकल की फील्ड है तो आप जो लिखें वो भी मेडिकल से रिलेटेड हो तभी आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, या मेरी केमिस्ट्री की फील्ड है तो मैं साइंसेज, नेचुरल साइंसेज या केमिस्ट्री के बारे में लिखूं तभी मैं उसको जस्टिफाई कर सकती हूँ, या मुझे ऐसे लगता है कि मैंने PhD केमिस्ट्री कर ली है लेकिन मैं मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ और मैं मार्केटिंग कंटेंट बहुत अच्छा लिख सकती हूँ, तो मुझे ये करना चाहिए। एंड एट द पॉइंट, जिस तरह आपने कहा आपको जस्टिफाई करने में प्रॉब्लम होता है, तो ये जस्टिफिकेशन इंटरनेशनल मार्केट में भी आपके लिए प्रॉब्लम बनती है या सिर्फ लोकल में? अगर ये लोकल में बनती है तो मेरा ख्याल है हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज आपको पोटेंशियल क्लाइंट अल्टीमेटली इंटरनेशनल मार्केट से मिलने हैं। इसका आंसर भी जरूर करें। ठीक है, देखिए जो डिग्री वाली बात है इंटरनेशनल, तो आपको आपसे कोई एज भी नहीं पूछेगा। जो मैं आपसे एज वाली बात करी थी, आपसे एज का भी उनको, मतलब 13 साल के जो बच्चे हैं और $2,000-3,000 की अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ जो पंचायत कहना चाहिए, सॉरी, ये सिर्फ लोकल मार्केट में है कि वो आपकी एज को देख के, आपकी स्टडी को देख के जो है आपको रिजेक्ट करते हैं। उनको बस चाहिए कि हम रिजेक्ट कर दें कुछ भी करके, तो इसलिए रिजेक्ट करते हैं, ये वाली बात है। लेकिन हाँ, अगर आप हेल्थ से एसोसिएटेड हो तो जाहिर सी बात है आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो आप उस सब्जेक्ट पे ज्यादा अच्छा लिख सकते हो। तो ये वाली बात है कि जैसा आपकी फील्ड है आप उसी के आगे परस्यू करो, उसी के साथ अलाइन कर लो अपनी स्किल, तो परफेक्ट है, बहुत अच्छा मैच बन सकता है। अच्छा, लिंक्डइन अकाउंट मेरा मेरे नाम से है ताइबा अनवर, और आगे लिखा होगा डिजिटल राइटर। जी जी तैयबा, मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल इसी तरह से हैं कि थोड़ा सा स्कोप बता दें, वो बच्चे जो कि साइंसेस के स्टूडेंट हैं, स्पेसिफिकली अब मेडिकल की स्टूडेंट हैं,
तो आपको ये कैसे लगा, लाइक ये मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना है कि मेरे फील्ड में मेरा क्लाइंट मुझे कैसे मिलेगा? आपका क्लाइंट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया। हेल्थ पे बहुत ब्लॉग्स हैं, हेल्थ पे जितनी भी फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन से रिलेटेड कंपनीज हैं उनके अगर ब्लॉग हैं, अगर उनका बिजनेस है, दे आर राइटिंग, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो हेल्थ अवेयरनेस पे, ब्यूटी अवेयरनेस पे, हमारी लाइफ रूटीन्स पे, इन सारी चीजों पे बने होते हैं। एंड दे वांट मेडिकल राइटर और फार्मास्यूटिकल राइटर। When we talk about natural sciences, और जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, फॉर एग्जांपल एक बच्चा फिजिक्स का है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो बायोलॉजी का, बॉटनी का या जोलॉजी का है, वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि उसकी जो मार्केट है वो कहाँ पर है, उसका क्लाइंट कहाँ पर है, और उसके काम की मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में कितनी जरूरत है? ये आइडेंटिफाई कैसे होता है? मतलब डेफिनेटली आप एक स्किल को सीख भी रहे हो और साथ साथ आपको अपनी उसका पोटेंशियल भी तो आइडेंटिफाई करना है ना, ताकि आपके अंदर वो जो शौक लेके आप वो हुनर सीख रहे हैं, अपनी अटेंशन उसको दे रहे हैं, तो आपको पता चले कि दिस इज द अल्टीमेट मार्केट जिसमें जाके मैंने अपनी स्किल को हिट करना है और यहाँ से मैंने क्लाइंट्स लेने हैं। तो इसकी सर्च कैसे करनी है? सही है। देखिए इसमें टाइम लगता है। अपनी अगर हम अपनी जो हमारी स्टडी है उसको लेकर हम अपने क्लाइंट्स को ढूंढे तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना नैरो हो जाता है पूरा जो हमारी डोमेन है। लेकिन इसका मैं ये कहूंगी, जो आप कंपनीज देखते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई फार्मेसी है, तो आप सिंपली, आपको बहुत सारी दवाओं के नाम पता है, दवाओं की कंपनीज के नाम पता है, सनोफी हो गया, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, आपने उनकी वेबसाइट्स पे जाना है, उनके पेजेस पे देख लेना है। उनके पेजेस पे और फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है उनके लिंक्स होंगे, उनके लाइक्स होंगे, उनके कमेंट्स होंगे, उनका कोई भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो आपने किसी भी एक बड़े फैक्टर को ले लेना है और उससे कनेक्टेड चीजों को देखते रहना है, उन सब पे जो है ना अप्लाई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो इस तरह अगर लोकली में बात करूं, इंटरनेशनली तो और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो हमारा जो मतलब बोलना नहीं चाहिए, जो हमारे मतलब क्या कहना चाहिए, सिलेबस जो है हमारा है, जो हमारी डिग्री है, वो कंसिडर ही नहीं की जाती बाहर, बिल्कुल भी नहीं। लाइक मैं जिन एजेंसी के साथ कंप्लीट हूँ, उनको मैंने बताया कि मैंने फर्स्ट ईयर किया, इंटर किया, आप यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर में हो, तो उनको यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा ऐसा तो हमारे है ही नहीं, हमने पहले डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी बनने के लिए 2 साल की पहली ग्रेजुएशन करनी है इसी सब्जेक्ट में। जब ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट में कर लोगे, उसके बाद जाके आप डीपीटी में अप्लाई करोगे, और हमारे सेकेंड ईयर के डायरेक्ट बाद आप यूनिवर्सिटी में डीपीटी कर सकते हो। तो इंटरनेशनली जो है ना, इससे मुश्किल होगी आपको, क्योंकि हर मुल्क का अलग अलग क्राइटेरिया है अपने सब्जेक्ट को लेकर। लेकिन अगर आप लोकली बात करो तो इस तरह आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। एनीबडी हु वांट टू आस्क, फेसबुक पे जितने भी लोग ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने हमें, दे कैन आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। लिंक भी मैंने दिया है, वो जूम को ज्वाइन करके वहां पर भी पूछ सकते हैं। काफी सीनियर राइटर्स हैं जिन्होंने हमें लिंक्डइन पे भी ज्वाइन किया हुआ है। आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं जो आप समझते हो कि दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा तैयबा, आप बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज लगाती हैं लिंक्डइन पे, तो वो स्टोरी लिखने में और वो पोस्ट लिखने में आपको कितना टाइम लगता है? और क्या आप का बड़ा एंगेजिंग कंटेंट होता है, और उसमें आप मतलब वो जो एक स्टोरी डेवलप करती हैं फॉर द बिगनर, एक बंदा है उसने लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया, उसने कोई अपना एक पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है, लाइक साइंटिफिक सरकार पे जितने भी राइटर्स हैं उनका पोर्टफोलियो बना हुआ है। अब उन्होंने अपनी स्किल की बेस पे मार्केट में फॉर एग्जांपल लिंक्डइन को यूज करना है और वहां पर जाकर क्लाइंट्स लेने हैं। तो पहले फ्यू स्टेप्स अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के बाद जो पोस्टिंग करनी है उन्होंने वहां पर जाकर, और जो अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड करनी है और जो कम्युनिटी को बताना है कि मेरी ये स्किल है और एंगेजिंग कंटेंट प्रोड्यूस करना है, कुछ उसके टिप्स जो हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करें। आपने पहले भी बताई है लेकिन स्पेसिफिकली इन क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए। ओके श्योर। तो भाई अगर हम पोस्टिंग की बात करें लिंक्डइन पे, मैं जरा जल्दी जल्दी बताऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में लाइट जाने वाली है, तो हाँ मुझे श्योर जो है श्योर ना श्योर। जल्दी जल्दी हाँ बताना। हाँ हाँ। ठीक है। लिंक्डइन पे जो है ना, आपने सबसे पहले कनेक्ट होना है उस जो आप भी आपकी फील्ड है उसके हेड थॉट लीडर से, जिनके पास मतलब लाखों में लाखों से ऊपर फॉलोइंग है। ठीक है। हम्म आप जितना अच्छा एब्जॉर्ब करोगे ना, उतना अच्छा मुझे लगता है आप दे सकते हो। तो अगर मैं हम्म बात करूँ, तो मैंने तो कुछ कुछ कंटेंट जो है जो मेरे बिल्कुल वायरल है, वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की बस में बैठ बैठ के लिखे हैं। कुछ मैंने, अब नहीं बोलना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब अच्छी क्या, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करती हूँ, बहुत ज्यादा सोचती हूँ। तो सोचने वाली चीजों को मैं ऐड कर लेती हूँ अपनी लिंक्डइन में। ठीक है। अब मुझे पता होता है कि मेरी ऑडियंस जो है ना एंजॉय करने वाली है या नहीं करने वाली। हेट मुझे भर भर के मिला हुआ है कि क्या है भाई, क्या कौन सा जोक है, आप हमारे बारे में बात कर रही है क्या। तो भाई मुझे तो मतलब है कि मेरी ऑडियंस मुझे देखे, मैं लोगों की नजरों में रहूं, तो मैं तो वो काम करूंगी, अब कोई कुछ भी समझे। ठीक है। लेकिन यह है कि अगर आप पोस्टिंग की बात कर रहे हो, तो आपने कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं बड़े, उसमें उनसे आपने अटैच रहना है, उनसे आपने सीखना है वो किस पे ज्यादा बात कर रहे हैं,
उस पे आपने अपना कोई ना कोई मटेरियल लगाना है। एक बड़ी गलती ये करते हैं, अगर हम क्लाइंट्स लेने वाले हैं ना, तो हमने टिप्स, अगर मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं कंटेंट राइटर हूँ, तो मैं बैठ के लिखने का तरीका सिखाना है, बैठ गए ना लिंक्डइन पे, तो बहुत लोग हैं जो सिखा रहे हैं, नोबडी वांट्स टू रीड माय कंटेंट, ये एक अंडरस्टूड सी बात है। अगर आपने क्लाइंट्स लेने हैं तो आपको अपने आप को शो करना है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। मैं सीखी, मैंने कंटेंट राइटिंग में जाके टिप्स डाल दूंगी कि टिप्स टू राइट 10 राइट अ ब्लॉग पोस्ट हेडिंग, तो ये क्लाइंट कहेगा ये तो मैं ये मेरे मतलब का नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसा कुछ लिखूं कि क्लाइंट रीड करे वन टू एंड और उसको समझ में आया ये तो अच्छा लिख रही है, तो मैं इसको क्यों ना कंसिडर। तो आपने टिप्स नहीं सिखानी, आपने सिखाने नहीं बैठ जाना, आपने अपने आप को डिस्प्ले करना है। अब मैं लिंक्डइन पे देखती हूँ 10-20 हजार 30 हजार फॉलोइंग है, मुझसे ज्यादा फॉलोइंग है, ठीक है, लेकिन वो मुझसे पूछ रहे होते हैं मैं आपके साथ काम कर लूं। इसका यही है कि आपने फॉलोइंग बिल्ड करी है लोगों को सिखाने के लिए, आपने जो फॉलोअर्स बिल्ड किए वो आपके क्लाइंट्स के लिए बिल्ड नहीं किए। ये मैंने पहले ही स्टार्ट बात की थी। अगर आप लिंक्डइन पे इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर बनना है तो आपने काम ऐसा करना है, कंटेंट ऐसा प्रोड्यूस करना है कि आप एक प्रोफेशनल लगो, आप उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लगो, ठीक है, थॉट लीडर लगो, कुछ ऐसा बोलो जो न्यू आइडिया हो, बिल्कुल वो ऐसा बोलो कि जो पहले से लिखा हुआ है। जस्टिन वेल्च बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जो है ना वाइटल कंटेंट क्रिएटर है लिंक्डइन पे, उनका ईमेल न्यूज़लेटर पढ़ी थी। मैंने कहा दो टाइप्स के कंटेंट होते हैं, एक ऑब्वियस एक नॉन ऑब्वियस। ऑब्वियस वो होता है जो हर कोई सिखा रहा है, ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ वीडियो, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ठीक है, और हर कोई सिखा के फॉलोअर्स बढ़ा सकता है। एक होता है नॉन ऑब्वियस जो कोई नहीं सिखा रहा है, ये बहुत रेयर लोग सिखा रहे हैं, या बहुत उसमें आपको एंगेजमेंट नहीं मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप अट्रैक्ट होते हो, तो उसमें आपके जो टारगेट ऑडियंस है, आपके जो क्लाइंट है, उसके पेन पॉइंट्स है। तो आपने कंटेंट ऐसा रखना है, नॉन ऑब्वियस रखना है, जो पहले कभी किसी ने ना किया हो, जो चीज किसी ने ठीक है, ये वाली बात है। ऑन ऑब्वियस कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना है, ऑब्वियस कंटेंट को थोड़ा करना है ताकि लोगों को और भी समझ में आए। बट अगर आप क्लाइंट चाह रहे हो तो नॉन ऑब्वियस जो कंटेंट है उस पे आपको जाना है, ये तरीका। ठीक है तैयबा, थैंक यू वेरी मच। ये एक लंबा सफर है और आप इसमें डेली बेसिस पे सीखते हैं, जो भी आपकी स्किल होती है उसमें आप डेली बेसिस पे सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड सीखने वाला होना चाहिए। आपको पता हो, अपने गोल्स पता हो, आपको पता हो कि आपने इतने टाइम में ये चीजें अचीव करनी है। आप वाली बात, बच्चे बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको बहुत कम एफर्ट करके ज्यादा रिजल्ट चाहिए, बिकॉज हमने डॉलर डॉलर इतना यूट्यूब पे सुन लिया है कि उनको ऐसे लगता है कि हम लैपटॉप खोलेंगे तो डॉलर्स की बरसात होना शुरू हो जानी है। और ऑनलाइन वर्ल्ड जो है ना, उसको शायद यही कहते हैं कि आपने लैपटॉप खोलना है। और लेकिन ये एक जितना फिजिकल जॉब लेना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल यहाँ पर भी अपना एक पोर्टफोलियो सेट करना और अपना एक टेम्पो बिल्ड करना और फिर अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। लेकिन जब वो हो जाता है तो वो आपके लिए एक क्योंकि अब आप इंटरनेशनल लोगों से सीख रहे हैं, अब आप अपनी लोकल कम्युनिटी से सिर्फ नहीं सीख रहे, तो आपकी लर्निंग जिस लेवल की हो रही होती है, जिस तरह आपने लोकल कम्युनिटी से स्टार्ट किया लर्निंग्स लेना, और अब आपने जितने भी नाम बताए ट्रेनर्स के, दे ऑल आर इंटरनेशनल ट्रेनर्स। अब आप उनको सुन रही हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनको सुन रही हैं, तो फिर आपको आपकी लर्निंग्स, आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है और ये सारी चीजें आपकी डेली रूटीन का हिस्सा हो जाती हैं। तो बहुत सारा मटेरियल इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, गूगल पे, यूट्यूब पे फ्री में मौजूद है। आप पहले फ्री कंटेंट को अब्सॉर्ब करें, उसको ऑन करें, उसकी बेसिस पे अपने स्किल डेवलप करें। साइंटिफिक सरकार भी हमने इसीलिए बनाया है कि बच्चे आए, उनकी क्लोज कम्युनिटीज बनी हुई हैं, वो सीखें और भी प्लेटफॉर्म से सीखें, एग्जीक्यूट करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, एंड देन वी आर डेवलपिंग कि हम उनको किस तरह से उनको आगे लेके जा सकते हैं। सो एनीबॉडी हु वांट टू ज्वाइन साइंटिफिक सरकार एज ए कंटेंट राइटर, अभी वैसे इनिशियली हम सिर्फ, मैं बात ऑनलाइन नहीं कहती, सिर्फ बच्चियों के साथ कर रहे हैं, बट वेरी सून हम बहुत सारी बॉयज की भी एप्लीकेशंस आती हैं, उनको भी अकोमोडेट करेंगे इंशाल्लाह। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे तैयबा को लेके आने का भी मकसद यही था कि शी इज फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड एंड शी इज सो यंग एंड शी इज सक्सेसफुल। सारी उन्होंने सेल्फ लर्निंग्स ली हैं, कोई उनका मेंटोर उनके साथ नहीं बैठा हुआ, उनका सीखने वाला एटीट्यूड था, उन्होंने सीखा, उन्होंने अडॉप्ट किया और माशाल्लाह शी इज अर्निंग। और आप लोग डिग्रीज करके, इवन एमफिल पीएचडीज करके भी पाकिस्तान में लोग जो है वो बेरोजगार हैं। अपने सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को पहचाने, उसकी क्या ऐसे उसमें स्किल्स इन्वॉल्व हैं और रिलेटेड स्किल्स हैं जो किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और राइटिंग एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से आप किसी बिजनेस को भी हेल्प कर सकते हैं जो आपकी फील्ड का है, लेकिन आपने उसको राइट वे से यूज करना है, उसको राइट वे से अडॉप्ट करना है और राइट वे से एग्जीक्यूट करना है। जब आप ये कर लेंगे तो आप भी इंशाल्लाह तैयबा की तरह लोगों को सिखा रहे होंगे। तैयबा थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ा खुशी हुई कि आपने ज्वाइन किया और इंशाल्लाह हम अपनी क्लोज कम्युनिटीज जो हैं उनमें भी बच्चियों को
उनके साथ इस तरह के क्लोज, मैंने ये करना था सेशन क्लोज इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे अपने जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ओपनली इस तरह की जो टॉक्स हैं, इस तरह के जो लेक्चर्स हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। पीपल आर लुकिंग फॉर कि उनको कोई राइट, आप उनके साथ ऐसी हैं जिसको रिलेटेबल हैं, आपके साथ वो अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि ये भी हमारी एज की है और हम भी इसकी एज के हैं। अगर इसने ये सीखा है तो रिलेटेबल लोगों को लेके आना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह हम फिर सीखेंगे और फिर बच्चों की फरमाइश पे हम आपको दोबारा से लेके आएंगे, और जब वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेंगे तो फिर हम आपसे स्पेसिफिकली ये सीखेंगे कि क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है और क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है और कैसे कन्वर्सेशन शुरू करनी है और कैसे उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलप करना है। हम एक सेशन इंशाल्लाह इसके ऊपर रखेंगे ताकि वो लोग जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं उनको और ज्यादा हेल्प मिल सके। और आपकी लाइट नहीं गई आई एम ग्लैड फॉर इट। ठीक है, थैंक यू तैयबा। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू उन सब लोगों के लिए जिन्होंने हमें जूम पे ज्वाइन किया और जो हमें लाइव देख रहे हैं और जो हमें बाद में भी देखेंगे, और जब ये और आप प्लेटफॉर्म पर पोस्ट हो जाएगा तो उन तमाम लोगों को ये मैसेज है कि इस सेशन का मकसद आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, आप लोगों को रास्ता दिखाना है, आप लोगों को हिम्मत देना है कि यू कैन डू। सिर्फ सेल्फ लर्निंग का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। चलिए, ओके तैयबा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।